हेलो बेटे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा पार्ट 1 मेरा देश महान बने के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए थे। उसमें मैंने आप लोगों को प्रत्यय के बारे में जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के पीछे की ओर लगते हैं, और दूसरा शब्द मैंने जो कहा था उपसर्ग, मैंने उपसर्ग वो बताया था। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के सामने की ओर लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप लोगों को आज प्रत्यय के बारे में पढ़ना था। जैसे यहाँ पर मूल शब्द दिया है और उसके पीछे की साइड ये जो शब्द लग रहे हैं वो कहलाता था प्रत्यय। जैसे प्राण मूल शब्द है, प्राण के पीछे की ओर जो लग रहा है वान, ये शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनता है जो कहलाता है प्राणवान। ठीक है, तो मतलब प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है, तो ये क्या कहलाता है बेटा? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। मैंने ये यहाँ तक आपको समझाया था। यहाँ पर कुछ प्रत्ययों के नाम दिए हैं, मूल शब्द और उसके साथ में लगे प्रत्ययों के नाम दिए हैं, और उससे जो नया शब्द बन रहा है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। जैसे आध्यात्म, इसमें एक प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? ये आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? ये आध्यात्मिक। दूसरा दिया है समाज, समाज में एक प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा सामाजिक। तीसरा शब्द दिया है शरीर, शरीर में एक प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा शारीरिक। मानस, मानस में एक प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा मानसिक। फिर है सफल, इसमें ता प्रत्यय लगा तो ये हो जाएगा सफलता। और आवश्यक, इसमें ता प्रत्यय लगा तो इसमें ये हो जाएगा आवश्यकता। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? अब इसमें प्रत्यय के बारे में बताया गया है। प्रत्यय मूल शब्द में प्रत्यय लगने से जो नवीन शब्द बनता है, जिससे मूल शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है। क्या हो रहा है कि मूल शब्द के अंत में लग रहा है और इससे मूल शब्द में कुछ एक विशेषता आ जाती है, तो ये शब्द क्या कहलाते बेटा? प्रत्यय। अब यहाँ पर आप लोगों को वान प्रत्यय जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वान प्रत्यय। ये जो आपको दिया है निम्नांकित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे गाड़ी प्लस वान क्या हो जाएगा? गाड़ीवान। धन प्लस वान क्या हो जाएगा? धनवान। कोच प्लस वान क्या हो जाएगा? कोचवान। बल प्लस वान क्या हो जाएगा? बलवान। अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को प्रत्यय के बारे में भी पढ़ाया। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं और इससे एक नया शब्द बनता है। क्लियर? ये कहलाता है प्रत्यय। अब यहाँ पर उदाहरण के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा है। उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए। विपरीतार्थी मतलब विरुद्ध शब्द। विपरीतार्थी का मतलब होता है विरुद्ध शब्द। पहला समान, समान का क्या हो जाएगा? असमान। यहाँ एक समान मूल शब्द है, इसके सामने क्या लग गया बेटा? अ, तो ये क्या कहलाएगा? ये अ जो है ये शब्द कहलाएगा उपसर्ग। ये अ शब्द क्या लगाएगा? क्या कहलाएगा? उपसर्ग। और हमने प्रत्यय किसको बोले थे कि मूल शब्द के अंत में लगेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। और मूल शब्द के सामने जो लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ हो गया? तो समान का विरोधी शब्द या विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा असमान। स्वदेश, स्वदेश का विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा परदेश या विदेश। क्या हो जाएगा? विदेश। क्या हो जाएगा? स्वदेश का विरोधी शब्द विदेश। क्या हो जाएगा? विदेश। आगे सबको समझ में? थर्ड शब्द है नूतन। नूतन का विरोधी शब्द विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा पुरातन। नूतन का विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। पूर में आ की मात्रा रा तन, पुरातन। फिर उसके बाद है सजीव। सजीव का विरोधी शब्द हो जाएगा निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव। उसके बाद है फूल। फूल का विपरीतार्थी शब्द हो जाएगा कांटा। क्या हो जाएगा? कांटा। क्या हो जाएगा? कांटा। दुश्मन, दुश्मन का हो जाएगा दोस्त। दुश्मन का विरोधी शब्द क्या हो जाएगा? दोस्त। और हंसना, हंसना का विरोधी शब्द हो जाएगा रोना। क्या हो जाएगा? रोना। ये आज आप लोगों की पार्ट 1 की पूरे प्रश्नोत्तर आपके से यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। आपको मैंने बार बार बताया, आप लोगों को इसको अपनी कॉपी में पहले इसका पूरा पार्ट को एक बार रीड करना है, फिर इसके आपको संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को पूरे उनके जो नए शब्द आ रहे हैं, कठिन शब्द आ रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। और ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है और मात्राओं का सही प्रयोग करना है। मात्राओं का उच्चारण प्रॉपर करना है, जिससे आप लोग उसको सही ढंग से लिख सके। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आज हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2 विनम्रता। कौन सा शब्द है ये? विनम्रता। कौन सा शब्द है ये?
विनम्रता। तो आज हम लोग ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 2 विनम्रता। यहाँ तक सबको समझ में आया? कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 विनम्रता। आज हमको इस पार्ट में विनम्रता पार्ट पढ़ने के पहले विनम्रता का मतलब क्या होता है वो समझना जरूरी है। विनम्रता का मतलब सभी लोग जानते हैं। विनम्रता का मतलब होता है बेटा शालीनता। शालीनता का मतलब क्या होगा कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं, आप लोग कैसा बोलते हैं, ये चीज़ आपकी कहलाती है शालीनता। ये आपकी क्या कहलाती है? शालीनता। अब आप लोग कैसा बोलते हैं, आप लोग कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं आप लोग? ये सभी लोग आप अपने घर का माहौल, घर के आसपास के माहौल से सीखते हैं। हर बच्चे के घर का अपना माहौल होता है और उस माहौल से ही वो बच्चा सीखता है कि हमें किससे कैसे बात करना चाहिए, हमें बड़ों से कैसी बात करना चाहिए, हमें आए हुए लोगों से कैसी बात करना चाहिए, हमें अपने छोटों से कैसी बात करना चाहिए। तो आज इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर जो लेखक है उसने बताया है कि विनम्रता कैसी होती है, विनम्रता किसे कहते हैं, या आप लोगों को या इस बच्चों को, इन देश के बच्चों को कैसा होना चाहिए, हमें कैसे विनम्र बनना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया है। तो सबसे पहले मैं यह पार्ट को रीड करूँगी। आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान देंगे, एक एक उंगली रख करके रीड करेंगे, बल्कि मेरे साथ में रीड करेंगे और फिर उसके बाद मैं इसके मीनिंग समझाते चल जाऊंगी। क्लियर? पार्ट 2 विनम्रता। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, क्या पापा घर पर है? हाँ है। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में व्यस्त रहा। मुझे ही उससे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेन अंकल आए हैं। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मैं ठगा सा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। यहाँ तक कि जो मैं पाठ पढ़ रही हूँ इसमें एक शर्मा जी नाम के अंकल है, वो किसी व्यक्ति के घर जाते हैं मिलने के लिए, और वो मिलने के जैसे ही उनके घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनका बेटा उनको खेलते हुए दिखाई देता है। तो वो बेटे से पूछते हैं कि बेटा क्या पापा घर पर है? तो उस बच्चे का नाम है विराट। क्या नाम है? विराट। वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा होता है। तो वो जो अंकल, शर्मा जी अंकल आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या बेटा पापा घर पर है? तो वो उनको बिना देखे बोलता है हाँ है घर पर। फिर शर्मा जी कहते हैं कि बेटा आप पापा को बता दो कि अंकल आए हैं करके। तो बेटा घर के अंदर जाता ही नहीं है, बल्कि वो क्या करता है बेटा, वहीं बाहर से पापा आपसे अंकल, वीरेन अंकल मिलने आए करके बोलता है, और इतना कह करके वो अपना काम खत्म समझता है, चाहे उसके पापा उस चीज़ को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर एक बच्चे की बारे में बताया है कि एक बच्चा जो है कि जिसने अंकल को, जैसे कोई अंकल आए हैं, ना तो उनसे नमस्ते लिया, ना उनको अंदर आने कहा, ना उनसे बैठने कहा, और उन्होंने जो उनसे बात कर रहे हैं, वो बच्चे से जो चीज़ पूछ रहे हैं, बच्चे को जो चीज़ बता रहे हैं, उसको भी अनसुना करते हुए बस अपना काम निपटाने का काम किया। समझ में आई बात यहाँ पर? अब उसके आगे देखिए कि क्या बता रहा है। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विदु दौड़ती हुई आई। मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और मेरे लिए जल ले आई और बोली, अंकल जल लीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो शर्मा जी थे वो मिलने गए थे, और मिलने के बाद उन्होंने उनके बेटे से मिले, और बेटे से मिलने के बाद वो एक बेटे के बारे में बता रहे कि बेटे ने किस तरह का व्यवहार किया। वहीं दूसरी तरफ आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी की जो बेटी थी, शर्मा जी के बेटे का नाम था विराट, शर्मा जी की जो बेटी थी उसका नाम था बेटा क्या था? विदु। क्या नाम था उसका? विदु। वो क्या हुई? दौड़ते हुए आई। उसने जैसे ही वो अंकल को देखा, वीरेन अंकल को देखा, उसने आते से ही देख करके उनको नमस्कार किया और बोली, अंकल अंदर आइए, पापा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है बेटा? इंतजार कर रहे हैं।
आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। आपने उनको जो संदेश भेजा था कि मैं आने वाला हूँ, तो वो ये संदेश आपका मिल गया था। बैठाने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी। उसने पहले मुझे बैठने के लिए कहा और उसके बाद अंदर गई और अपने मम्मी पापा को उसने बताई कि वीरेन अंकल आए हैं और मेरे लिए जल लेकर के आई और बोली अंकल जल दीजिए। और उसने मतलब जैसा होता है हमारे घरों में कोई आता है तो हम उनसे बोलते हैं आइए बैठिए, फिर हम लोग उनके लिए पानी लेकर के आते हैं, तो सेम उसी प्रकार उनकी बेटी ने करी। क्लियर, इतना यहाँ तक समझ में? मतलब यहाँ दो बच्चे हैं, एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा था उनका, तो बेटे का व्यवहार के बारे में बता रहा है, और एक जो बेटी थी उसके व्यवहार के बारे में बता रहा है। अब आप ही लोग समझ सकते हैं कि वो जो अंकल आए थे वीरेन अंकल, उसको किन बच्चों का, किस बच्चे का व्यवहार पसंद आया होगा। क्लियर? तो यही चीज आप लोगों को जो इस पाठ में समझा रहा है कि विनम्रता यानी किसी बच्ची की शालीनता, किसी बच्ची की मधुरता, या किसी चीज का, किसी का बोलना या किसी का समझाना या किसी का बैठालना, ये एक मन को भा जाता है। ये चीज क्या हो जाती है? मन को भा जाती है। और कोई बच्चा अगर बहुत रूढ़ शब्द में बोलता है, बहुत कटु शब्द में बोलता है, तो वो भी चीज हमें समझ में आ जाता है। क्लियर? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसका सहज, समधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विदु ही है। कारण है विनम्रता। देखो बेटा, अभी मैंने बताई थी, फिर से पढ़ रही हूँ इसको मैं। उसका सहज, समधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मन को संतोष हुआ। उसका सहज मतलब जो निश्चल था, एकदम जो नैसर्गिक था, कि जैसे उसने किसी को आते देखा, उन्होंने कहा आइए बैठिए, फिर उसने बैठाला, फिर उसने पानी ला करके दिया, तो ये जो एक ने उसमें जो नेचुरल थी, उसमें जो उसका समधुर, समधुर मतलब मीठी भाषा, शिष्टाचारपूर्ण यानी एक शिष्टाचार से कथन सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। वो जो वीरेन अंकल बता रहे हैं कि जो विधु ने, जो उनकी बेटी थी, उसने जो उनके साथ व्यवहार किया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मुझे क्या लगा? मेरे मन को संतोष हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत भाया। सोचने लगा विराट पढ़ने में तेज है। विराट जो उनका बेटा था पढ़ने में तेज है। नाम के हिसाब से विराट का मतलब होता है विशालकाय, यानी स्वस्थ। तो उसका जो बेटा था दिखने दिखाने में बहुत सुंदर था, लेकिन जो उसका व्यवहार था वो अंकल के प्रति बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने वही सोच रहे थे वो अंकल कि इनका नाम भी विराट है, पढ़ने में भी वो तेज है, दिखने दिखाने में भी बहुत अच्छा है, फिर भी लोगों को विदु का नेचर सबसे अच्छा लगा। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र कौन बनी? विदु। विदु कौन थी? अंकल की यानी शर्मा जी की कौन थी? लड़की थी। शर्मा जी की कौन थी? लड़की थी। यहाँ तक सबको समझ में आया? और क्यों अच्छी लगी? वो इसलिए अच्छी लगी कि जो उसका व्यवहार था बहुत विनम्र था, बहुत शालीन थी वो बच्ची, वो बहुत संस्कारी बच्ची थी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे का मैं ये चैप्टर, आगे का मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजात से ओतप्रोत होती है। बेटा, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इस लेसन में आपके लिए बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ की ये जो आपकी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आपको व्याख्या परीक्षा में आती है, इसलिए इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है। इस पैराग्राफ को मैं फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। क्या पढ़ा मैंने? विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजात से ओतप्रोत होती है। यहाँ तक आपको ये पूरी इसकी व्याख्या करनी आनी चाहिए। अब इसकी व्याख्या करनी है। जब हम किसी इसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? संदर्भ। क्या लिखते हैं हम लोग? संदर्भ। क्या लिखते हैं हम लोग? संदर्भ। अब इसका संदर्भ लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसका संदर्भ लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। ये जो पंक्तियाँ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती
भाग 8 के पाठ 2 विनम्रता से ली गई है। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्या मैंने बोला संदर्भ में? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती भाग 8 के पाठ 2 विनम्रता से ली गई है। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसका प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विनम्रता की विशेषता बतलाने का प्रयत्न किया है। क्या बतलाने का प्रयत्न किया है? विनम्रता की विशेषता बतलाने का प्रयत्न किया है। समझ में आया इतना? अब इसके बाद हमको व्याख्या करनी है, तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ेंगे। विनम्रता चरित्र का सद्गुण है और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र। मतलब प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि विनम्रता मतलब शालीनता किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। चरित्र का सद्गुण है मतलब किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। किसी भी व्यक्ति का विनम्र होना, किसी भी व्यक्ति का विनम्र होना उसके अच्छे संस्कार का परिचय देता है, यही बताया है। और सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र है, मतलब किसी भी व्यक्ति का विनम्र होना उसके अच्छे संस्कार का परिचय देता है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो उस व्यक्ति के तरफ लोगों का ध्यान अपने आप आकर्षित होता है, यही बताया है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बस अपनी ओर खींच लेता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो उस व्यक्ति की तरफ लोगों का ध्यान अपने आप ही आकर्षित होगा। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजात से ओतप्रोत होती है। मतलब ये हुआ बेटा, इस प्रकार जिसमें विनम्रता होती है वह मधुर बोलता है, उसका व्यवहार सभ्य होता है और उसके भाव विचार में अपनापन भरा होता है। यानी निजता से ओतप्रोत होती है, मतलब उसके भाव विचार में अपनापन भरा होता है। ये आपका इस इतनी पंक्तियों का ये इसकी व्याख्या की गई है। मैं फिर से इसकी व्याख्या पढ़ रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि शालीनता किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। क्लियर? किसी भी व्यक्ति का विनम्र होना उसके अच्छे संस्कार का परिचय देता है। पूर्ण विराम। अगर कोई व्यक्ति विनम्र है तो उस व्यक्ति के तरफ लोग अपने आप आकर्षित होते हैं या होंगे। क्लियर? इस प्रकार जिसमें विनम्रता होती है वह मधुर बोलता है, उसका व्यवहार सभ्य होता है और उसके भाव विचार में अपनापन भरा होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? अब इसका विशेष अगर हम बोले तो निम्न पंक्तियों में विनम्र व्यक्ति पर प्रकाश डाला गया है। समझ में आ गई? निम्न पंक्तियों में विनम्र व्यक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ तक इसका आपको संदर्भ, प्रसंग, उसकी व्याख्या और उसका विशेष बताया है। समझ में आ गया बेटा इतना? अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती, दीन याचक होता है, जबकि विनम्र दाता वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। क्लियर? आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पर बताया है कि दीनता विनम्रता नहीं होती। दीनता का मतलब होता है बेटा गरीबी, या गरीब लोग या भी हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो विनम्र हो। दीन याचक होता है जबकि विनम्रता दाता। दीन का मतलब होता है गरीब, अगर वो याचक होता है तो विनम्र व्यक्ति क्या होता है? देने वाला होता है। वह प्यार बांटता है, यानी वह जब भी किसी से बात करेगा तो बहुत प्यार यानी बहुत प्रेम से बात करेगा। वह आपस में एक दूसरे को बांध के रखेगा, उसमें मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। मतलब वो आपस में एक दूसरे को बांध करके रखेगा। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। मतलब अगर किसी से उसकी नहीं भी पट रही है तो वो अब उससे दोष यानी वो उससे द्वेष नहीं करेगा, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि आपस में एक दूसरे को बांध के रखने की उसमें क्या होती है? विनम्र व्यक्ति में कला होती है। तो बस आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोगों का काम है इस पाठ को निकालना और सबसे पहले आपके पीछे पुस्तक में कठिन वर्ड्स दिए हैं, कठिन शब्द दिए हैं, उन शब्दों को पढ़ना और यहाँ पर एक एक शब्द को जहाँ पूर्ण विराम है उसमें रुकना, जहाँ कॉमा है उसमें थोड़ा सा ठहर करके फिर आगे पढ़ना। पूरा एक बार पूरा पढ़ना ताकि आपको ये पूरा पाठ समझ में आए। क्लियर? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको मैंने एक यहाँ पर मैंने संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करने बोली है, जिसको आपको पार्ट 2 करके इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है।
समझ में आया बेटा? तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। क्लियर? धन्यवाद।